दोस्तों, एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, अर्थात न्यायालय और अभियोजक पर हम लोग बात करेंगे, जिनसे अक्सर आपके मंथली एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बना रहे होंगे तो आप लोगों को इन दोनों टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और मंथली एग्जाम में इनसे 100% 4 से 5 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पिक्चर भी लगाए रखा है पटना हाई कोर्ट का, और ये सुप्रीम कोर्ट का, और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, अभियोजक का। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लोग सबसे पहले आज के टॉपिक में देखेंगे न्यायालय के बारे में। तो दंड प्रक्रिया संहिता में के अंतर्गत हम लोग न्यायालय को पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो है आपका उच्चतम न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और यह दिल्ली में अवस्थित है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कौन सा है, हमारा उच्चतम न्यायालय है, जिसे एससी कहते हैं अर्थात सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और ये कहाँ अवस्थित है तो दिल्ली में है। और याद रखिएगा ये कोई भी दंड दे सकता है। मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि बाद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके मंथली एग्जाम में वो प्रश्न आपके हल हो जाए। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका उच्चतम न्यायालय है, जो कि दिल्ली में अवस्थित है। उसके बाद जो न्यायालय होता है जो प्रत्येक राज्य में स्थापित होता है उसे हम लोग कहते हैं उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। यह न्यायालय भी कोई भी दंड दे सकता है। और याद रखिएगा अग्रिम जमानत कौन दे सकता है, तो हाई कोर्ट अग्रिम जमानत दे सकता है। अब सबसे पहला क्या था, उच्चतम न्यायालय, उसके बाद क्या था, उच्च न्यायालय, उसके बाद आता है हमारा सेशन या सत्र न्यायालय, जो प्रत्येक ज़िले में स्थापित किया जाता है। कोई भी दंड दे सकता है। याद रखिएगा सत्र न्यायालय भी कोई भी दंड दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड यह हाई कोर्ट के अनुमोदन पर ही देगा। मतलब ये हुआ कि अगर सत्र न्यायालय किसी को मृत्युदंड देना चाहती है तो जब तक हाई कोर्ट उस मृत्युदंड के अनुमोदन नहीं करेगी तब तक सत्र न्यायालय किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकती है। तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय कोई भी दंड दे सकती है, उच्च न्यायालय कोई भी दंड दे सकती है, सत्र न्यायालय भी कोई भी दंड दे सकती है, परंतु मृत्युदंड वो नहीं दे सकती है जब तक कि हाई कोर्ट का अनुमोदन ना हो। आपके जो मंथली एग्जाम है उनमें सत्र न्यायालय से ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैंने अभी बताया कि सत्र न्यायालय कहाँ होता है, तो जिला में होता है, और यह कोई भी दंड दे सकता है परंतु मृत्युदंड यह नहीं दे सकता है जब तक कि हाईकोर्ट अनुमोदन ना करे। तो सत्र न्यायालय में कौन कौन न्यायाधीश होते हैं, तो याद रखिएगा सत्र न्यायालय में एक सत्र न्यायाधीश होते हैं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होते हैं जिसे हम लोग अपर सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं, और सहायक सत्र न्यायाधीश होते हैं। और आपका जो मंथली एग्जाम होगा उसमें यही प्रश्न पूछा जाएगा कि सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कौन से दंड दे सकता है। तो याद रखिए कोई भी दंड दे सकता है परंतु मृत्युदंड हाईकोर्ट के अनुमोदन पर ही देगा। अर्थात सत्र न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं आपके सत्र न्यायाधीश जिसे सेशन न्यायाधीश कहते हैं, या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश कौन सा दंड दे सकता है, तो कोई भी दंड दे सकता है परंतु मृत्युदंड नहीं दे सकता है जब तक कि हाईकोर्ट अनुमोदन ना करे। लेकिन सहायक सत्र न्यायाधीश जो होते हैं यह मृत्युदंड, आजीवन कारावास एवं 10 वर्ष से अधिक की सज़ा नहीं दे सकता है। ये पूछा जाता है आपका एग्जाम में कि सहायक सत्र न्यायाधीश कितने वर्ष तक की सज़ा दे सकता है, तो 10 वर्ष तक की, 10 वर्ष से अधिक की सज़ा नहीं दे सकता, और यह मृत्युदंड आजीवन कारावास की भी सज़ा नहीं दे सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यायिक दंडाधिकारियों के न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। इनसे तो प्रश्न आपके मंथली एग्जाम में, प्रत्येक मंथली एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह समझ लें और विधिवत रूप से समझें। तो सीआरपीसी 29 में राज्य सरकार हाई कोर्ट के सलाह पर ही इसकी स्थापना करती है। अर्थात न्यायिक दंडाधिकारियों के न्यायालय की स्थापना कौन करता है, तो याद रखिएगा कौन करता है, तो राज्य सरकार करता है। सीआरपीसी कितना में, तो सीआरपीसी 29 में, और किसके सलाह पर, तो हाई कोर्ट के सलाह पर। और सीआरपीसी 29 के 1 में बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है,
जिसे हम लोग मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। अर्थात जब महानगर क्षेत्र में इसकी स्थापना होती है तो इसे हम लोग मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहते हैं। इसे हम लोग अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तो ये कौन कौन से सज़ा दे सकता है? तो ये मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष, याद रखिएगा 7 वर्ष से अधिक की सज़ा नहीं दे सकता है, परंतु जुर्माना कुछ भी दे सकता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सीजीएम जो होते हैं या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वो कौन सी सज़ा दे सकता है? तो याद रखिएगा 7 वर्ष से अधिक की सज़ा नहीं दे सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में आपका क्या रहेगा? 7 वर्ष से अधिक, इसी का आप लोग टिक कीजिएगा। मृत्युदंड, आजीवन कारावास नहीं दे सकता और जुर्माना लेकिन कुछ भी लगा सकता है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे हम लोग महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। यहाँ याद रखिए, यहाँ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है लेकिन यहाँ पर महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट है। तो जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो 3 वर्ष तक के कारावास और 10,000 रुपया तक का जुर्माना या दोनों लगा सकते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष अधिक की सज़ा नहीं दे सकता लेकिन जुर्माना कुछ भी लगा सकता है। और फर्स्ट क्लास जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं वो 3 वर्ष तक की कारावास की सज़ा और 10,000 रुपये तक के जुर्माना दे सकते हैं या दोनों। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये भी पूछा जाता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सज़ा के कौन सा सज़ा दे सकता है? तो 1 वर्ष तक का कारावास की सज़ा दे सकता है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है या दोनों। आपको ये पूछेगा कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट किस प्रकार की सज़ा दे सकता है? तो 1 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। अब हम लोग बात करेंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? तो आपको जिला मजिस्ट्रेट इसके अंतर्गत आते हैं, उपखंड मजिस्ट्रेट आते हैं जिसे हम लोग अनुमंडलीय मजिस्ट्रेट या अनुमंडलीय दंडाधिकारी भी कहते हैं, जो इसमें एसडीएम आ जाते हैं और इसमें डीएम आते हैं आपके जिला मजिस्ट्रेट में, और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। तो इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है लाइसेंस देना या निलंबन करना या रद्द करना, अर्थात कानून और व्यवस्था के रख रखाव की जिम्मेदारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट पर ही होता है। अब हम लोग देखेंगे अभियोजक के बारे में, प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। तो अभियोजक किसे कहते हैं पहले से हम लोग समझेंगे। तो एक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक राज्य की ओर से ट्रायल में पेश होने वाला वकील होता है, अर्थात जो सरकार की तरफ से जो वकालत करता है उसी को हम लोग लोक अभियोजक कहते हैं। उसका मुख्य कार्य राज्य की ओर से अदालत में अभियोजन कार्यवाही को संचालित करना होता है, अर्थात जो सरकार की तरफ से वकालत करता है, जो सरकार की तरफ से लड़ता है उसी को हम लोग लोक अभियोजक कहते हैं। तो पूछा जाता है, ये तो 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। ये अनुच्छेद बहुत बार पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा कि धारा सीआरपीसी धारा 24 में किसकी व्याख्या की गई है? तो लोक अभियोजक की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, या अतिरिक्त लोक अभियोजक जिसे हम लोग अपर लोक अभियोजक भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि इसकी ये जो लोक अभियोजक होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय में इसकी नियुक्ति होती है। उच्च न्यायालय में किसकी नियुक्ति होती है? तो लोक अभियोजक की। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करते हैं। फिर से मैं बता दूं, धारा 24 में किसके विषय में बताया गया है? तो लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय में इसकी नियुक्ति होती है और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करते हैं। तो किसके परामर्श से करते हैं? तो उच्च न्यायालय के ही परामर्श से किया जाता है। और लोक अभियोजक बनने के लिए क्या योग्यता है? तो 7 वर्ष तक की वो अधिवक्ता होना चाहिए, मतलब 7 वर्ष तक वो वकालत किया हुआ हो, तभी वो लोक अभियोजक बन सके। और किस न्यायालय में बनेगा? तो उच्च न्यायालय में बनेगा। अब हम लोग देखते हैं विशेष लोक अभियोजक। इसके विषय में भी याद रखिएगा कि पूछा जाएगा आपसे कि विशेष लोक अभियोजक की जो परिभाषा है, व्याख्या है, वो कितना सीआरपीसी में है? तो सीआरपीसी 24 में ही आपका लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। तो इसकी योग्यता क्या होगी? तो कम से कम 10 वर्ष तक के या अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होगा, तब इसे लोक अभियोजक वो बन सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट या जिला दंडाधिकारी डीएम के परामर्श पर सत्र या सेशन न्यायाधीश नामों का पैनल तैयार करता है।
उसके बाद ही राज्य सरकार या केंद्र सरकार लोक अभियोजक की नियुक्ति करते हैं। तो पूछा जाएगा इसके पैनल कौन तैयार करते हैं, तो डीएम मिलकर और सेशन या सत्र न्यायाधीश दोनों मिलकर एक नाम की सूची बनाते हैं। उसी नाम की सूची में से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लोक अभियोजक की नियुक्ति करते हैं। तो 24 में किसके विषय में बताया गया है, लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा 7 वर्ष तक की अगर अधिवक्ता होगा तो लोक अभियोजक बनेगा, और अगर 10 वर्ष तक का अधिवक्ता के कार्य किया होगा तो विशेष लोक अभियोजक बनेगा। अब हम लोग देखते हैं धारा 25 सीआरपीसी की धारा 25 में, तो सहायक लोक अभियोजक जिसको हम लोग बोलते हैं एपीओ, तो पूछा जाएगा आपको कि सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है तो सीआरपीसी की धारा 25 में, और इसकी नियुक्ति कहाँ होती है ये बहुत बार पूछा जाता है। इसकी नियुक्ति कहाँ होती है, तो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है। और कौन करता है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करते हैं। तो धारा 25 में किसकी व्याख्या की गई है, तो सहायक लोक अभियोजक की एपीओ की, और ये इसकी नियुक्ति कहाँ होती है, याद रखिएगा आप लोग, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने भी बताया कि अभियोजक या लोक अभियोजक क्या होते हैं। जो सरकार की तरफ से जो केस लड़ता है उसी को हम लोक अभियोजक कहते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से केस कौन लड़ता है, तो महान्यायवादी लड़ता है। उच्च न्यायालय में कौन लड़ता है, तो महाधिवक्ता लड़ता है, आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे। और जिला सत्र न्यायालय में कौन लड़ता है, तो सहायक लोक अभियोजक सरकार की तरफ से लड़ता है। दोस्तों, हमारा जो चैनल है उसका नाम है MS स्टडी जोन एकेडमी। यहाँ पर आपको जो मासिक एग्ज़ाम होगा और जो हम लोगों के समय जो मासिक एग्ज़ाम हुआ था उनके सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, और वही प्रश्न हमको लगता है कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और उनका PDF भी हम उपलब्ध कराएंगे। अभी जो हम पढ़ा है इसका PDF हम आप लोग को उपलब्ध करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आप लोगों के लिए, चाहे वो IPC हो, चाहे वो CRPC हो, चाहे वो पुलिस मैनुअल हो, चाहे वो हॉर्स राइडिंग से संबंधित हो, किसी भी विषय संबंधित प्रश्न अगर एग्ज़ाम आपको पूछे जाते हैं तो इनकी तैयारी आपकी यहाँ पर कराई जाएगी। अर्थात आपको गाइड किया जाएगा जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे प्रश्न ला सकें। इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत कम समय रहता है हमें पढ़ाने के लिए। अगर आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं और मोटिवेट करते हैं तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, और जिससे कि आप मासिक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास कर सकें। जय हिंद, जय भारत।